गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आप सबका। मैं सूर्य प्रकाश शर्मा हाजिर हूँ एक और लेक्चर के साथ, एक और वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप देख पा रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति। आज इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हम अमेरिकी संविधान के संबंध में 5 वीडियो मैं आपके सामने पोस्ट कर चुका हूँ, जिसमें हमने अमेरिकी संविधान की विशेषताओं को समझने की कोशिश की पहले 2-3 वीडियो में, और बाद के 2 वीडियो में हमने संघीय व्यवस्था को समझा। हम संयुक्त राज्य अमेरिका संघीय व्यवस्था का एक आइडियल मॉडल पेश करता है, ये हमने वहाँ देखा था। आज हम अमेरिकी संविधान की एक और महत्वपूर्ण विशेषता जो है उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। और व्यवस्था क्या है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का भी वो एक आइडियल मॉडल पेश करता है। कुछ चीज़ें यूनिक है वहाँ के संविधान में, जैसे एक तो संघवाद, दूसरा प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, और तीसरा आगे हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति वहाँ पर एक अपने आप यूनिक फीचर है वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन का। पहले 2-3 वीडियो में हमने इन सब की चर्चा की थी। आज बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। सबसे पहली बात तो ये देख लीजिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में अनुच्छेद 2 में ये कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी वो वहां का कार्यपालिका प्रधान है। और कार्यपालिका प्रधान होने के साथ साथ वो एक ऐसा कार्यपालिका प्रधान है, वहां की कार्यपालिका एकल है। जैसे आपको पता है कि ब्रिटेन में, भारत में दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है, एक नाम मात्र की और एक वास्तविक। स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका पाई जाती है, वहां पर 7 बराबर के लोग होते हैं। अभी हमने पढ़ा नहीं है स्विट्जरलैंड को, पढ़ेंगे इसके बाद हम, तब आपको और विस्तार से बताएं। वहां पर 7 राष्ट्रपति होते हैं, तो बहुल कार्यपालिका है। लेकिन अमेरिका की जो कार्यपालिका है वो एकल है, एक ही व्यक्ति होता है शीर्ष पर, और उसका नाम है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। और जो दोनों भूमिकाओं को निभाता है, राज्याध्यक्ष की भूमिका भी निभाता है, शासनाध्यक्ष की भूमिका भी निभाता है। ब्रिटेन में 2 होते हैं, राज्याध्यक्ष सम्राट है और शासनाध्यक्ष प्रधानमंत्री है। भारत में भी ऐसी स्थिति, भारत का राष्ट्रपति राज्याध्यक्ष है और प्रधानमंत्री शासनाध्यक्ष है। लेकिन अमेरिका में ये दोनों भूमिकाएं एक ही पद में समाहित है, और वो पद है राष्ट्रपति का। और इसी कारण से ऑग, एक जो अमेरिकी संविधान पर जिन्होंने कमेंट्री लिखी है, वो कहते हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति विश्व में सबसे महान शासक हो गया है, सबसे शक्तिशाली शासक है मतलब। इसी तरह से मुनरो भी कहते हैं कि अब तक एक लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति ने इतनी अधिक सत्ता का प्रयोग नहीं किया जितना कि अमेरिकी राष्ट्रपति करता है। ये दिखाते हैं कि वो बहुत शक्तिशाली है। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि अमेरिका पहले भारत की तरह ही ब्रिटेन का उपनिवेश था। 1776 में उन्होंने आज़ादी की घोषणा की 4 जुलाई को, और 1783 में उनको एक स्वतंत्रता को रिकॉग्नाइज किया, ब्रिटेन ने उनकी स्वतंत्रता को रिकॉग्नाइज किया। जैसे 1947 में भारतीय स्वाधीनता अधिनियम बना करके भारत की आज़ादी को स्वीकार किया था ब्रिटेन ने, वैसे ही अमेरिका की आज़ादी को उन्होंने स्वीकार किया। हालांकि अमेरिका के उपनिवेश जो है 1781 में आज़ाद हो गए थे, लेकिन ब्रिटेन ने उनको 83 में आज़ादी को उनको मान्यता प्रदान कर दी।
एक नए देश के रूप, नए देशों के रूप में, देश के रूप में नहीं बल्कि 13 देश थे। इसके बाद इन्होंने, या इसी बीच कहें 1770 में उन्होंने एक, उन 13 उपनिवेशों ने आपस में, क्योंकि ये मिल करके लड़ रहे थे, आपस में मिल करके ब्रिटेन से लड़ रहे थे सामूहिक तौर पर। जॉर्ज वाशिंगटन को इन्होंने अपना सेना का प्रधान चुना हुआ था, और ये जॉर्ज वाशिंगटन इनके पहले राष्ट्रपति भी बने, फिर पहले और दूसरे 2 बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था इन्होंने। अभी चर्चा हम और आगे भी करेंगे। तो इसके बाद 1770 में इन्होंने एक आपस में समझौता कर लिया इन 13 उपनिवेशों ने, और एक इन्होंने एक अपना संविधान बनाया जिसका नाम था आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन। इस ये एक प्रकार का ढीला ढाला संघ था, मैंने पहले भी बताया आपको जब संघवाद की चर्चा की थी। और ये कुछ मुद्दों पर इन्होंने एक समिति, राष्ट्रीय समिति बना ली थी, एक तरह से कांग्रेस जिसको कहा गया था, कॉन्टिनेंटल कांग्रेस की तरह की भूमिका निभाती थी ये। और लेकिन इस आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन में जो सरकार स्थापित हुई थी इनकी, और उस सरकार की एक बहुत बड़ी कमी थी। वो कमी क्या थी? उसमें विधायिका द्वारा लिए गए निर्णयों और संधियों को, या जो संधियां थी उनको कार्यान्वित करने वाली कोई व्यवस्था नहीं थी, यानी कार्यपालिका नहीं थी। इसमें विधायिका थी, कार्यपालिका नहीं थी, और बिना कार्यपालिका के देश नहीं चल सकता। फिर जब 1887 में इनको लगा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें एक नया संविधान बनाना पड़ेगा, अधिक शक्तियां संघ की सरकार को देनी पड़ेंगी, परिसंघ को संघ में बदलना पड़ेगा, तब इन्होंने नए संविधान में एक संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था की। फिलाडेल्फिया सम्मेलन, ये एक तरह से जैसे हमारी संविधान सभा थी, वैसे ये फिलाडेल्फिया सम्मेलन था। इन्होंने वहां पर 55 लोगों ने बैठ करके इनका संविधान बनाया था। लगभग 4 महीने का समय लगा था इनको, जून से सितंबर, मई से सितंबर तक। एग्जैक्टली कहें तो 25 मई से 17 सितंबर तक इन्होंने अपना संविधान बनाया था इस फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में। तो इस फिलाडेल्फिया सम्मेलन के जो भागीदार थे, जो भाग ले रहे थे इसमें, उनके सामने एक बड़ी समस्या थी, बड़ा चुनौती थी कि उनको एक तो ऐसी शक्तिशाली सरकार की स्थापना करनी थी जो उनकी सुरक्षा कर सके, यूरोपीय शक्तियों से मजबूती के साथ मुकाबला कर सके, और दूसरी ओर उन्हें जो 13 उपनिवेश थे अलग अलग, उन्हें अपनी स्वायत्तता की भी सुरक्षा करनी थी। तो उनको एक बीच का रास्ता निकालना था। वो चाहते थे कि इतनी सशक्त भी हो सरकार जो हमें सुरक्षा प्रदान कर सके, और साथ में नियंत्रित भी हो, ताकि वो राज्यों के अधिकारों का हनन न कर सके, जनता के अधिकारों का हनन ना कर सके। इन्होंने बीच का रास्ता अपनाया। इनके सामने चुनौती ये थी कि राज्यों के अधिकार भी सुरक्षित रहें, जनता के अधिकार सुरक्षित रहें, और राष्ट्र की एकता भी बनी रहे। ऐसा बीच का रास्ता इनको निकालना था। तो इसलिए इन्होंने एक नियंत्रित कार्यपालिका की स्थापना की, जिसके पास बहुत ज्यादा शक्तियां ना हो। लेकिन होता क्या है कि कानून कुछ भी हो, समय के साथ चीजें बदलती हैं, और अमेरिका का राष्ट्रपति भी आज बहुत शक्तिशाली हो गया। जितनी संविधान ने उसको शक्तियां नहीं दी, उससे ज्यादा शक्तियों का प्रयोग, वो कहीं ज्यादा शक्तियों का प्रयोग वो अब करता है। और इसी कारण लास्की ने कहा कि कोई भी संस्था वैसी ही नहीं रहती जैसी कानून द्वारा स्थापित की गई थी। धीरे धीरे उसके साथ परंपराएं, रीति रिवाज जुड़ते चले जाते हैं, और वो बदलती चली जाती है। अमेरिका राष्ट्रपति के साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही है। तो इस संस्था को अब हम समझने की कोशिश करते हैं। ओह, क्या हुआ?
राष्ट्रपति की योग्यता है। देखिए, राष्ट्रपति कौन बन सकता है, सवाल ये है। तो अमेरिका के संविधान में मोटे तौर पर 3 बातें कही गई हैं। एक तो संयुक्त राज्य का जन्मजात नागरिक होना चाहिए। नागरिक 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जो वहीं जन्म से नागरिक होते हैं, जैसे यूँ कहें कि जो या तो हर देश के अपने नियम हैं, किसे जन्मजात नागरिक मानेंगे। एक तो वो होते हैं जो वहाँ के नागरिकों की संतान होते हैं, वो जन्मजात नागरिक माने जाते हैं। और एक वो होते हैं जो संतान किसी भी क्यों उस भूमि पर जन्मते हैं। 2 सिद्धांत हैं मोटे तौर पर, इसको कहते हैं रक्त का सिद्धांत और दूसरा सॉयल का सिद्धांत, मिट्टी का सिद्धांत, कि अमेरिका की भूमि पर जो भी जन्मा हो वो अमेरिका का नागरिक, जन्मजात नागरिक माना जाता है। एक तो वो, और दूसरा वहाँ के नागरिकों की जो संतान है, चाहे वो दुनिया की कहीं भी किसी भी कोने में जन्मा हो, वो वहाँ का जन्मजात नागरिक है। तो अमेरिका का राष्ट्रपति वहाँ का जन्मजात नागरिक ही बन सकता है, दूसरा कोई नहीं बन सकता। भारत के जो लोग वहाँ पर जाकर के रह जाते हैं, बस जाते हैं, वो नागरिक नहीं बन सकते। वहाँ के नागरिक तो बन सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते, वो राष्ट्रपति नहीं बन सकते। सेनेटर बन सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं, गवर्नर बन सकते हैं और तमाम पद वो ले सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति नहीं बन सकते। राष्ट्रपति वही बनेगा जो वहाँ का जन्मजात नागरिक होगा। भारतीय व्यक्ति अगर वहाँ चला गया, वहाँ रह रहा है और नागरिकता ले ली उसने, तो उसके बच्चे जो वहाँ पैदा होंगे वो अमेरिका के जन्मजात नागरिक होंगे। दूसरी बात, आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूनतम 14 वर्ष का निवास होना चाहिए। केवल नागरिक होने से काम नहीं चलेगा, कम से कम अपने जीवन काल में 14 साल वो वहां रहा हो। ये लगातार हो ऐसा जरूरी नहीं, चुनाव से ठीक पहले हो ऐसा जरूरी नहीं, कभी भी 14 साल अपने जीवन में वहां रहा हो, टुकड़ों में रहा हो चाहे एक साथ रहा हो, 14 साल का निवास होना चाहिए। और चौथी बात, कुछ प्रकार के संघीय अपराधों, संघीय कानून के अंतर्गत जिनको अपराध घोषित किया हुआ है, कुछ ऐसे अपराधों का दोषी नहीं पाया जाए गया हो। तो ये कुछ आवश्यक योग्यताएं हैं जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार में होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम। कार्यकाल, देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित है और वो 4 वर्ष निर्धारित किया गया है। इस 4 वर्ष से पहले उसको केवल महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है और कोई तरीका नहीं। और महाभियोग की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि आज तक लगभग आपका कहेंगे 232 साल का इतिहास हो गया, अब तक किसी राष्ट्रपति को इस प्रक्रिया के द्वारा हटाया नहीं जा सका है। ये ध्यान रखिए आप। एक बार 1867 में एंड्रू जॉनसन जो राष्ट्रपति थे, उनके खिलाफ महाभियोग लाया गया था। वो सीनेट में एक मत से पारित नहीं हो पाया, एक वोट कम रह गया, पारित नहीं हो पाया। दोबारा प्रयास हुआ था 1974 में, राष्ट्रपति निक्सन थे, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, महाभियोग के बिना ही त्यागपत्र देकर के हट गए थे। और तीसरा प्रयास अभी 2019 में हुआ, जब वर्तमान राष्ट्रपति जो ट्रंप के खिलाफ महाभियोग आया था, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में तो पारित हो गया, लेकिन सीनेट में वो पारित नहीं हो पाया। तो अब तक कोई राष्ट्रपति महाभियोग के कारण नहीं हटाया जा सका। हाँ, महाभियोग के डर से जरूर वो हट गए एक बार राष्ट्रपति निक्सन, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। कुल मिला के उसका कार्यकाल निश्चित है 4 साल, उससे पहले उसको कोई हटा नहीं सकता। मूल जो संविधान था उसमें पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं था, कोई व्यक्ति कितने ही बार राष्ट्रपति बन सकता था। लेकिन वहाँ एक परंपरा विकसित हुई। जॉर्ज वाशिंगटन पहले राष्ट्रपति थे, मैंने बताया आपको, 1789 में बने। फिर 1793 में जब चुनाव हुआ तो उनसे फिर कहा गया कि आप फिर से बन जाइए एक बार, उन्होंने मना कर दिया। सॉरी, एक बार और बन गए
और फिर जब तीसरी बार के लिए कहा गया कि आप और बन जाइए, अभी तो नया नया देश है हमारा, आपका संभालना जरूरी, तो उन्होंने कहा नहीं, एक व्यक्ति को 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बनना चाहिए। ये परंपरा बनी वहाँ पर, और फिर लगातार ये परंपरा बनी रही। एकाध व्यक्ति ने उनको इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वो पराजित हो गए और वो तोड़ नहीं पाए। केवल ऐसा हुआ दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, जो रूजवेल्ट थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, वो 1933 से में चुनाव पहली बार जीते, 37 में दूसरी बार जीते, 41 में क्योंकि युद्ध चल रहा था उनसे कहा कि आप ही फिर से लड़ लीजिए, वो भी मान गए, वो चुनाव लड़ लिए, फिर जीत गए। 45 में फिर उनसे कहा गया कि आप एक बार फिर चुनाव लड़ लीजिए 44 में, और ताकि जो है अभी युद्ध समाप्त तो नहीं हुआ है, तो उन्होंने फिर चुनाव लड़ लिया, फिर वो जीत गए। लेकिन संयोग से 1945 में उनकी मृत्यु हो गई, और उपराष्ट्रपति जो थे ट्रूमैन, वो राष्ट्रपति बने उनकी जगह पर। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि इसके बाद फिर क्या हुआ, उन्होंने वहाँ पर एक संविधान संशोधन हो गया, 22वां संविधान संशोधन 1951 में। उसमें ये प्रावधान कर दिया कि कोई भी व्यक्ति जो है एक बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है, यानी एक बार दोबारा चुनाव जीत सकता है, यानी दो बार वो राष्ट्रपति रह सकता है। लेकिन ये भी नियम कर दिया कि अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनता है, सपोज करिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाता है किसी भी कारण, त्यागपत्र के कारण या मृत्यु के कारण या महाभियोग के कारण, 3 परिस्थितियों में ऐसा होता है वहाँ पर कि अपने यहाँ तो क्या है कि जैसे राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो ये नियम है कि 6 महीने के अंदर जो है दोबारा चुनाव होता है। वहाँ ऐसा नहीं, वहाँ तो 4 साल बाद ही होगा चुनाव। तो जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति का पद संभाल लेता है, वहाँ पर नियम ये है। तो अगर उपराष्ट्रपति 2 साल से अधिक राष्ट्रपति के पद पर रहता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 2021 में राष्ट्रपति बना, मतलब उनकी फिक्स डेट है, एक निश्चित तारीख को राष्ट्रपति पद ग्रहण करता है, और 20 जनवरी की तारीख है, अभी चल रहा है चुनाव, वहाँ चुनाव हो चुका है, मतलब प्रक्रिया जारी है। एक चरण पूरा हो चुका है, दूसरा चरण भी हो चुका है, वोट डाले जा चुके हैं, अब तीसरा चरण गिनती का होगा। हालांकि सब जानते हैं वहाँ की जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से जो बाइडेन अब चुनाव जीत चुके हैं। तो मैंने कहने का अभिप्राय ये है कि अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाता है राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर, और वो 2 साल से अधिक राष्ट्रपति के पद पर रहता है, तो वो केवल एक बार ही पुनर्निर्वाचित हो सकता है। यानी अधिकतम कोई व्यक्ति 10 साल तक राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है, 2 साल उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनने पर, और फिर 2 बार चुनाव लड़के 8 साल, वो 10 साल हो सकता है अधिकतम। अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बना और वो 2 साल और 1 दिन राष्ट्रपति रह गया इस तरह से, तो वो फिर एक ही बार चुनाव लड़ सकता है, जीत सकता है। लड़ तो कितने बार भी लो, आप हार जाते हो तो कोई बात ही नहीं है, काउंटिंग नहीं होगी। लेकिन अगर आप जीत जाते हो तो आप एक ही बार फिर दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकते। तो इस स्थिति में वो 6-7 साल जितना भी होगा उतना राष्ट्रपति रह पाएगा, 10 साल से अधिक कोई व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं रह सकता, ये नियम हो गया इसके बाद। तो ये कार्यकाल के संबंध में है, यानी कोई व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति रह सकता है अधिकतम, अधिक से अधिक मानो तो 10 साल रह सकता है। सामान्यतया 8 साल होता है, जैसे आपने देखा लंबे समय से देख रहे हैं हम 1992 में बिल क्लिंटन राष्ट्रपति बने, वो 2000 तक रहे, बल्कि 93 में कहें, 93 से 2000 तक रहे। फिर 2001 में जो है 2001 तक 20 जनवरी तक रहे, 20 जनवरी 2001 से जॉर्ज बुश रहे, 2 बार लगातार रहे वो भी 2008 तक, 2009 तक बल्कि। फिर 2009 से 2017 तक रहे थे आपके ओबामा, बराक हुसैन ओबामा। और फिर 17 से 21 20 जनवरी 2021 तक रहेंगे ट्रंप, और उसके बाद नए राष्ट्रपति, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। तो अधिकतम 8 वर्ष कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है, ऐसा वहाँ प्रावधान है। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, चुनाव कैसे होगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। तो निर्वाचन की प्रक्रिया को हम समझें
बड़ी विस्तृत प्रक्रिया है। मुझे लगता है एक अलग वीडियो इस पर होना चाहिए। तो मुझे लगता है इस वीडियो को मुझे यहीं रोकना चाहिए। जब निर्वाचन की बात करेंगे तो विस्तार के साथ हम एक वीडियो में केवल निर्वाचन की ही बात करेंगे, और उसमें साथ में जो अभी चुनाव हुआ है, हाल ही में संपन्न हुआ है, उसके उदाहरणों के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।